इसके बड़े दिग्गज। और जब हम बात कर ही रहे थे सरगुजा संभाग की, तो जरा उनसे सवाल पूछ लेते हैं। टीएस बाबा, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहला सवाल सर, 2018 वाला चमत्कार तो दिख नहीं रहा है आंकड़ों में, जो एग्जिट पोल्स में अलग अलग एजेंसीज दे रही हैं, और शायद वैसी उम्मीद आपको भी नहीं होगी कि 68 सीटें फिर से आप वापस ले आए। लेकिन अगर हम 3 हिस्सों में छत्तीसगढ़ को बांट दें, उत्तर, दक्षिण और मध्य, तो उत्तर में आप बड़े नेता हैं, उत्तर में भी बीजेपी सीटें ले रही है। वो चमत्कार 23 में हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? उसमें सरकार में रहने के बाद में, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, लोगों की जो उम्मीदें रहती हैं और उनको आप पूरा नहीं कर पाते, तो उसका भी सामना करना पड़ता है। तो ये सीटें उतनी आए, ये कठिन दिख रही थी, और एग्जिट पोल भी वही स्थिति दिखा रहे हैं। हालांकि मुझे अभी भी विश्वास है कि 60 के आसपास सीटें कांग्रेस की आएंगी। आप 60 कह रहे हैं सर, लेकिन 60 एवरेज नहीं निकल रहा है। आपको लगता है कि ये इन नंबर से आप संतुष्ट हैं? अगर 55 तक आ जाता है, इन नंबर से संतुष्ट हैं या इससे बेहतर की उम्मीद थी? 55 वर्केबल मेजोरिटी है, कंफर्टेबल वर्केबल मेजोरिटी है, लेकिन 60 के आसपास आना चाहिए। एक आध सर्वे मैंने देखा था, 58 भी दिखा रहा है, और वो एक अलग बात है। मैंने जो अपने हिसाब से जोड़ घटाव किया, उसमें 60 की संभावना है। बाबा, एक सवाल मेरा भी था, क्या लग रहा है सीटों का नुकसान आखिर क्यों इस बार नजर आ रहा है? कहां कमी रह गई? कमी सबसे पहली जो मैंने कहा सरकार की रहती है कि जब आप सरकार में काम करने की जवाबदारी संभालते हो और कोई भी काम नहीं हुआ, तो जो काम हुआ वो कम दिखता है, जो काम नहीं हुआ वो ज्यादा दिखता है। तो ये एक स्वाभाविक स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्या शराबबंदी वाला फैक्टर उस फैक्टर में है जिसमें आपने कहा कि जो काम हम नहीं कर पाते वो ज्यादा दिखता है? तो क्या शराबबंदी वाला फैक्टर वो ज्यादा बड़ा हो गया? शराबबंदी ट्रैक्शन नहीं लिया, उसमें कोई इशू नहीं बन पाया था। शराबबंदी को लेके अधिकारी कर्मचारियों का जो नियमितीकरण था, वो एक जरूर मुद्दा था जो हम लोग पूरा नहीं कर पाए। बाबा, एक सवाल और भी है। बीजेपी जितना मर्जी दावा करे, हाल के कुछ महीनों में हमने देखा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहने लगे थे अब की बार 70 पार। तो वो एक कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का एक नारा था, या वाकई ऐसा कोई इनपुट था आपके पास कार्यकर्ताओं से, एजेंसी से, कि 70 के अब की बार 70 पार? एक 75 पार का था, अब की बार 75 पार। वो एक लक्ष्य देने की बात रहती है, और हमारे सीनियर एक मंत्री हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से सबसे पहले ये बात उठाई थी, और वो एक टारगेट बन गया। एक साथी ने जब 75 पार बोला है, तो हम लोग सब उसी उत्साह से काम कर रहे थे कि कोशिश करनी है। 71 सिटिंग विधायक हैं, 4 और तो है, 4 और के लिए कोशिश करना है। बीजेपी तो ये भी कहती थी कि 18 में लड़का दिखाया कोई और, दूल्हा बनाया कोई और। इसको आपको वो सिंपैथी फैक्टर वो आपको दिखा के वो बार बार कहते थे। तो चुनाव से पहले बाबा का उप मुख्यमंत्री बनना, क्या उसकी वजह से कांग्रेस ने कुछ सीटें गेन की हैं? और अगर बाबा को यह जिम्मेदारी नहीं मिलती तो क्या ये नंबर कुछ कम हो सकते थे? ये तो बहुत मुश्किल होता है इसका आकलन कर पाना। हम लोग मिलके काम कर रहे थे और मिलके काम करना है आगे भी। जो भी अनुभव हमारे पिछले 5 साल के रहे जो नकारात्मक रहे, उनको पीछे छोड़ के आगे चलना है। ये दो ऐसी चीजें जिनकी वजह से ये नंबर और बेहतर हो सकता था और अब की बार 75 पार हो सकता था, आपको लगता है ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं? एक तो सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण की जो बात है, और चुनाव में महिलाओं को जो 15,000 रुपए कांग्रेस ने घोषणा की, ये कुछ पहले होती तो सीट संख्या और ज्यादा आती। और तीसरा पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, ये अगर हम बढ़ा पाते तो इसका भी लाभ मिल सकता था। ये घोषणा पत्र में हमने कहा था 1,000 रुपया देंगे। हाँ। तो आप इत्तेफाक रखते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान से, जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि चूंकि दिवाली के दिन और उसके बाद फिर वो गृहलक्ष्मी का वो मुहूर्त था, इसीलिए हमने उसकी योजना का लॉन्च बाद में किया। अगर ये योजना पहले लॉन्च होती तो पहले वोटिंग में भी, पहले फेज में भी इसका फायदा मिलता क्या? वास्तविक तौर पे देखिए, इसमें बहुत मंथन हुआ, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई ऐसे कमिटमेंट्स थे जिसमें बजट के ऊपर भार पड़ेगा, और एक और भार जो कि लगभग 10,500 करोड़ से ज्यादा का पड़ेगा, उसको हाईकमान की तरफ से भी स्पष्ट ये डायरेक्शंस थे
कि आप हमको पहले संतुष्ट करो कि इसको मीट आउट कैसे करोगे आप। आपने कर्जा माफी का भी कर दिया, 10,000 करोड़ से ज्यादा धान भी आप खरीदी करोगे, आप 7,000 रुपया पर साल देते थे भूमिहीनों को, उसको आपने 10 कर दिया। निःशुल्क शिक्षा भी आप दोगे, स्वास्थ्य 5 लाख से 10 लाख आप करोगे, 50,000 से 5 लाख करोगे। आपने बस और ट्रक मालिकों की जो पुरानी पेंडिंग मांग थी उसके भी 726 करोड़ माफ करने की बात की आपने। स्व सहायता समूह की भी माफ करने की बात की, तेंदुपत्ता खरीदने की बात की, निःशुल्क शिक्षा की बात की। ये सारे खर्चे के ऊपर ये 10,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त, इसको कन्विंस करिए। तो वो जब बात आदान प्रदान और आंकड़ों के आदान प्रदान और पार्टी के अंदर के टॉप मोस्ट जो हमारे वित्तीय और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनसे आदान प्रदान के बाद ये हुआ कि ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो, ऐसा करोगे, तब हम सहमत हैं। तो दिवाली के आसपास का निर्णय हो पाया था, तो दिवाली के दिन घोषणा हुई और उचित दिन था, शुभ दिन था। बाबा देखिए, एग्जिट पोल आप भी देख रहे होंगे और इशारा ये यही कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार जो है कांग्रेस की ही बन रही है। तो ये सवाल मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके जो समर्थक है वो आपको सीएम के तौर पर देखना चाहते, तो क्या बाबा सीएम बन रहे हैं? ये लोगों के मन में और साथ के लोगों के मन में स्वाभाविक भावना आती है। इस बात में मैंने अपने तरफ से भी और सामूहिक तौर पर हम लोगों ने ये फैसला किया है, ये स्पेकुलेशन में पड़ना ही नहीं है। पिछले 5 साल 2.5 साल वाली बात, उसके चलते इतने नेगेटिव सामने आ गए कि दोबारा उसमें नहीं फंसना है। और हाईकमांड जो तय करे वो हम सबको एक राय से स्वीकार्य है, और उसी निर्णय पे हम लोग सर्वसम्मति से सहमत। बाबा, मेरी सहयोगी रितु ने जब ये सवाल पूछ ही लिया है तो फिर मेरे मन में वो सवाल खड़ा हो गया। मैं अभी तक सोच रहा था कि मैं पूछूं कि ना पूछूं। वो जो 2.5 साल वाला मसला था, क्या उसने कांग्रेस को डेंट किया है 2.5 साल बाद भी? 2.5 साल गुजरने के बाद भी क्या डिप्टी सीएम बनाने के बाद भी वो आपके जो समर्थक हैं, जो प्रशंसक हैं, वो संतुष्ट नहीं हुए? एक तो हाईकमांड ने कभी ये कहा नहीं था कि 2.5 साल की बात हुई, ना भूपेश भाई ने कभी कहा, ना मैंने कभी कहा। पर मीडिया में आया और मीडिया की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो लोगों तक बात जाती है। अब क्या उसका असर हुआ, क्या नहीं हुआ, ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। हम लोग को मिलकर काम करना है। लेट्स बी मोर स्पेसिफिक। जरा आप जो बीती बातें हैं वो तो खैर वापस लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन जो आने वाला उस पर बात कर लेते हैं। मैं जरा संभागवार बात कर रहा हूं। बस्तर की जब मैं बात करूंगा तो बस्तर में टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे कहता है कि 12 सीटों पर बीजेपी 7 से 10 सीटें ले जा रही है और कांग्रेस ले जा रही है महज 2 से 4। और यह स्थिति तब है जबकि आप इस वक्त 12 की 12 सीटों पर काबिज हैं। पचा पा रहे हैं आप इसे, या हाजमोला की पूरी शीशी लगेगी? नहीं, मोला नहीं लगेगा। और बाबा मैं सुन नहीं पाया, आप रिपीट करेंगे प्लीज? 4 सीट हमारे आकलन में तो सीधे जीत रहे हैं, सीधे 4 सीट जीत रहे हैं, और बाकी जो 8 सीटें हैं, 2 में हम कमजोर, मेरे आकलन में कमजोर हैं। बाकी 6 सीटों में कोई भी जीत सकता है जी। आप कहें तो मैं सीट भी बता दूं कि आप बता सकते हैं, बिल्कुल। ये जब इस पर आकलन चल ही रहा है तो आप बता सकते हैं, अगर आप बताना चाहें 12 में से। जी। नारायणपुर और अंतागढ़ हमारे लिए टफ जाएगा। बाकी कोंटा है और बीजापुर है, चित्रकूट है, बस्तर है, भानु प्रतापपुर है, ये हम जरूर जीतेंगे। बहुत आश्चर्य होगा ये नहीं जीतेंगे अगर। और बाकी की 12 में से 10 सीटें तो कांग्रेस को आ रही हैं। नहीं, 10 मैं नहीं कह रहा, 2 टफ है, 5 हमको पक्का जीतना चाहिए, और बाकी जो 5 है उसमें हमारे चांसेस हैं। दंतेवाड़ा में भी चांस है हमारे पास, जगदलपुर में भी चांस है, नहीं है कि हम हारे हुए मान रहे हैं। कोंडागांव में भी चांस है, केशकाल में भी चांस है, कांकेर में भी चांस है। 5 में हमारे अच्छे चांस हैं, 5 जरूर जीतना चाहिए, 2 में हम कमजोर, मेरे आकलन में। ठीक बाबा, इधर ऊपर सरगुजा में आपने बीजेपी को कोई सीट नहीं जीतने दी
उधर नीचे कवासी लखमा दीपक बैज ने बीजेपी को कोई सीट नहीं जीतने दी। सेंटर में बीजेपी जरूर थी, राजनांदगांव एक सीट थी फर्स्ट फेज की, उसके अलावा बिंद्रा नवागढ़ से लेके बिलासपुर रायपुर संभाग में जो मिला सो मिला। लेकिन इस बार टाइम्स नाउ टीजी का सर्वे कहता है सेंट्रल रीजन के लिए 64 सीटों के लिए कि बीजेपी 26 से 30 सीटें ले जा रही है और कांग्रेस 34 से 36। आपको लगता है कि सेंट्रल रीजन में कांग्रेस अगर 34 से 36 ले जाती है तो ये मैदानी इलाकों में किए गए दावे काम वो जनता को लुभाए और ये कांग्रेस के लिए अच्छी बढ़त है सेंटर में? डेफिनेटली, क्योंकि किसान के लिए जो काम हुआ है तो किसानी का इलाका तो सेंट्रल इलाका ही है, बाकी तो वन क्षेत्र है। उत्तर और दक्षिण ये वन क्षेत्र है, आदिवासी अंचल है। और जो धान का कटोरा है छत्तीसगढ़ का, वो बिलासपुर रायपुर और दुर्ग संभाग है। बिलासपुर की पुरानी 24 सीटें एक जुड़ गई है, रायपुर की पुरानी 20 सीटें एक कम हो गई है बिलाईगढ़, और दुर्ग संभाग की 20 सीटें। तो 20, 20, 40 और 24, 64, ये 64 सीटें धान का कटोरा है। इसमें कुछ वनांचल भी है, लेकिन प्रमुखता से ये धान का कटोरा है। तो सबसे ज्यादा इसमें लाभ जो कांग्रेस को मिलेगा किसान की नीति से, वो इस क्षेत्र में मिलेगा। बाबा, धान कटोरा का आप जिक्र कर रहे थे तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, घोषणा पत्र पर मैं जाना चाहूंगी। धान खरीदी की बात की जाए, पहले देखिए बीजेपी का घोषणा पत्र आता है, 3100 रुपए का जिक्र किया जाता है प्रति क्विंटल धान खरीदी। कांग्रेस थोड़ा सा आगे निकल जाती है, 3200 रुपए प्रति क्विंटल। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी ने यहाँ पर जो दाव खेला धान खरीदी को लेकर, क्या उसकी वजह से सीटें जो एग्जिट पोल में थोड़ी सी कम नजर आ रही है, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई? उसमें धान का भी फर्क जरूर कुछ पड़ सकता है, लेकिन प्रमुखता से एक जो बहुत बड़ा अंतर था वो ऋण माफी का था। बीजेपी ने उसको नहीं अपनाया और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी होने के पहले, बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के पहले 8 प्रमुख बिंदुओं पे घोषणा कर दी थी। बाद में 20 प्रमुख बिंदुओं का घोषणा पत्र निकला, लेकिन 8 की घोषणा कर चुकी थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र निकाला और हम इंतजार कर रहे थे। यही स्ट्रेटेजी रहती है चुनाव में, अपने घोषणा पत्र में कौन क्या देगा देख लो, फिर निकालो। ये जान के ही हम लोगों ने, मैंने तो अपनी तरफ से यही राय दी थी कि रुक जाइए, हम तो बहुत चीज कह चुके हैं, उन्होंने एक बात भी नहीं कही। अब वो उनका घोषणा पत्र आने दीजिए, फिर अपन फाइनल अपना घोषणा पत्र जारी कर देंगे। बाबा, आपका फ्रेम बहुत हिल रहा है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, बहुत तेज। दिल्ली आ रहे हैं क्या? जी, दिल्ली में मंदिर तरफ जा रहे हैं, परिवार के मानते हैं मंदिर। अच्छा, फिर ठीक है, मुझे लगा कि कहीं से बुलावा आ गया तो पहुंच रहे हैं बाबा, क्योंकि नेता तो आजकल कुर्ते पजामे और जैकेट सिलवाने में बिजी हैं। बाबा, एक सवाल है आपसे, जब बस्तर की मैंने आपसे बात कर ली तो सरगुजा की बात मैं आपसे क्यों नहीं करूंगा। सरगुजा के बारे में पोलस्टर्स कहते हैं कि 14 में से 4 से 6 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस को मिल सकती हैं 7 से 10। ये आपके लिए कितना एक्सेप्टेबल है या नहीं है? और अगर आप सीट वार भी बात करना चाहें तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर सकते हैं। फेयर असेसमेंट है, इतना तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वो 4 सीटें आपको लगती हैं? ये क्लोज हैं। हाँ, आप देखें, यहाँ त्रिकोणीय हो गया है भरतपुर सोनहत में, कांग्रेस गोंडवाना और बीजेपी में। मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी है, वहां अंदरूनी कुछ गड़बड़ी की बातें आ रही थी कांग्रेस के अंदर की, तो उसका कितना नुकसान होता है कितना नहीं। चिरमिरी क्षेत्र में कांग्रेस को नुकसान ज्यादा नहीं होगा, तो मनेंद्रगढ़ भी कांग्रेस जीतेगी। बैकुंठपुर टफ जा रहा था, बैकुंठपुर का देखना पड़ेगा। बाकी 8 सीटें अंबिका सरगुजा लोकसभा की हैं, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर, ये 8 में कांग्रेस है। कितने में जीत पाएगी, जब बैकुंठपुर की आप बात कर रहे हैं तो एक सिंहदेव दूसरे सिंहदेव से नाराज तो नहीं हो जाएगा? अंबिका सिंहदेव हैं, कमरो साहब हैं, वो कहेंगे कि एनडीटीवी बाबा ने कह दिया कि भरतपुर और बैकुंठपुर अभी टाइट फाइट है। अब तो वो चुनाव हो गया ना, अब तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, अब तो समीक्षा की बात है जी। चुनाव के पहले ऐसा कहना निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन टफ फाइट है। अगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं तो किसी को खराब नहीं लगना चाहिए। नहीं, उसके लिए तो आप जाने ही जाते हैं, वो तो देखिए बेबाकी और साफ गोई, उसके लिए तो खैर आपकी पहचान है और उसमें बाबा पे तो खैर कोई इस पर सवाल है ही नहीं। बाबा, एक बड़ा सवाल है, आप जब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया अलायंस की जब बात होती है नेशनल लेवल पे, तो क्या बीएसपी अगर आपके साथ आके यहां चुनाव लड़ती, छत्तीसगढ़ में अगर आप सीटें दे देते, तो क्या ये नंबर और बेहतर हो सकते थे? नेशनल अलायंस के लिए तो बात हो रही है इंडिया अलायंस में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने दम पर लड़ी। बीएसपी ने तो अभी ऐसे कोई संकेत दिए नहीं है नेशनल अलायंस में इंडिया अलायंस को ज्वाइन करने के, मेरी जानकारी में।
और यहाँ विधानसभा के चुनाव में वो माहौल नहीं था, वो परिस्थिति नहीं थी कि अलायंस में हम अभी एंटर करें। अगर ये निर्णय होता तो हम सीट शेयरिंग करते। ये ऑप्शनल सा था कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हम लोग सहमत नहीं थे कि अभी हम अलायंस में करें। और स्वाभाविक है कि जोड़ के करिएगा तो रिजल्ट बड़ा आता ही है। सभी कोई मिलके एक साथ होके लड़ेंगे तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ता है। ठीक बाबा, आदिवासियों के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है? आपने तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाया, आपने धान का रेट बढ़ाया, आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात हुई, आरक्षण बढ़ाया गया। और क्या बेहतर हो सकता था, क्योंकि आपने तो संकल्प पत्र तैयार किया था 18 के लिए? रोजगार, परिवार की आमदनी और बढ़ाने की आवश्यकता रहती है, रोजगार की आवश्यकता रहती है। रोजगार की तरफ और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक जो टारगेट है, सबको सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं मिल सकती, कोई भी सरकार नहीं दे सकती। तो हम धान का कर्जा माफ कर रहे हैं तो प्रश्न उठ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी कौन सी सरकार दे सकेगी? सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती कभी भी। तो बाकी रोजगार के अवसर, ताकि हर परिवार की आमदनी न्यूनतम 6,000 रुपए महीने की हो, ये एक बेसिक टारगेट सरकार का होना चाहिए, किसी भी सरकार का होना चाहिए। फिर 6,000 रुपए प्रति माह से ऊपर ले जाइए। तो ट्राइबल एरियाज में जहां रोजगार के अवसर कम रहते हैं, वहां रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है उनके परिवार के आर्थिक स्थिति को करने के लिए। तो बाबा, अगर जीत मिलती है तो सीएम कौन होगा, पहला सवाल। और दूसरा ये, कितनी सीटें आ जाएंगी तो 2 लड्डू मुझे खिलाएंगे और 2 ऋतु को, और रायपुर आना पड़ेगा कि दिल्ली में खा लें? 55 में लड्डू और मुख्यमंत्री हाईकमान का अंतिम और आखिरी सर्वमान फैसला। ठीक है बाबा, बहुत धन्यवाद है आपका, शुक्रिया है। और आपकी यात्रा शुभ हो और नतीजे भी आपके लिए शुभ हो, शुभकामनाएं आपको। टीएस बाबा, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिनव